that I will be president for all Americans. Bad for Jindabad, Pakistan, Zindabad. जी अस्सलाम वालेकुम। पनामा केस की तहकीकात के लिए अब जिस JIT का इंतजार था वो JIT तो बन गई है, लेकिन अब उसने अपना बाकायदा काम सोमवार से शुरू करना है और सोमवार से लेके 15 दिन के अंदर जो इस पनामा केस की तहकीकाती इस टीम ने अपनी पहली रिपोर्ट देनी है, वो रिपोर्ट 22 मई को देनी है और 22 मई को ही स्पेशल बेंच की हियरिंग भी होगी, जिसमें 15 दिन के अंदर जो जो तहकीकात JIT कर चुकी होगी वो कोर्ट के सामने रखेगी। इसमें JIT को मैंडेट दे दिया गया है कि वो अपने काम की तहकीकात के हवाले से कोई एक्सपर्ट्स अगर हासिल करना चाहती है पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर, तो वो एक्सपर्ट्स भी उनकी खिदमात हासिल कर सकती है। लेकिन JIT की तश्कील के बाद बहुत से अहम कानूनी सवालात उठ गए हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या 60 दिनों के अंदर ये तमाम तर तकनीकी और कानूनी मामलात क्या ये हल हो सकते हैं? क्या ये कानूनी गुत्थियां सुलझ सकती हैं? अगर ये सुलझ सकती हैं तो पाकिस्तान में जो कवानीन मौजूद हैं क्या वो मुआविन साबित होंगे? जो एग्जिस्टिंग कवानीन हैं क्या वो इस JIT के लिए मुआविन साबित हो सकते हैं या कोई नई कानून साजी भी करनी पड़ सकती है? जिन कवानीन के तहत JIT काम कर सकती है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1898 का, नैब ऑर्डिनेंस है 1999 का और FIA एक्ट है 1975 का। इसके अलावा आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी सेनेट में एक पानामा पेपर्स इंक्वायरी बिल लेके आई थी, जो सेनेट से तो मंजूर हो गया था लेकिन कौमी असेंबली खड़ी हो गई थी। तो क्या इस तरह की एक और कानून साजी की जरूरत पड़ सकती है या मौजूदा कवानीन काफी हैं कि शरीफ फैमिली का एहतसाब ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कर सके? इसके अलावा किस किस्म के एक्सपर्ट की जरूरत है JIT को काम करने के लिए? ये सब मिलाकर बहुत से बुनियादी और अहम कानूनी और तकनीकी सवालात हैं शरीफ फैमिली के एहतसाब के हवाले से, जो आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे। एंड इसके लिए आई हैव नन अदर देन सीनियर कानूनदान मारूफ भी हैं डॉक्टर बाबर आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको यहाँ से वैसे हम देखते रहते हैं लेकिन आज यहाँ पर आके आपसे बात करना एंड फेस टू फेस बहुत से सवालात हैं, खासतौर पे कानूनी जो कि आपसे मुझे पूछते हैं। सबसे पहले तो आपका तबसरा जो JIT बन गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी बहुत तहफ्फुज़ात थे, PTI को भी बहुत तहफ्फुज़ात थे, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी है, PTI के भी आप वकील हैं, आपका तबसरा क्या है JIT पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तशरीफ आवी का। देखिए, जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है ये पाकिस्तान में इस एतबार से बहुत मुनफरिद टीम है कि इसको कॉन्स्टिट्यूट करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया। दूसरा ये इस एतबार से भी ये मुनफरिद ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है कि इसके जो TORs है, दायरा कार है, जो सवालात इसने हे वायर नहीं है कि आप जाइए कीजिए पता नहीं आपने क्या करना है, वो भी वजह कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 पॉइंट्स लिख करके। और इस एतबार से भी ये तारीखी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है कि इसमें 6 इदारे शामिल किए गए। इस एतबार से भी ये तारीखी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है कि ये पाकिस्तान के किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और उसके घर वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, ग्राफ्ट, रिश्वतखोरी और झूठ बोलने के इल्जामात की तहकीकात करेगी। मैं समझता हूँ कि जो इसकी कॉम्पोजिशन है, फिलहाल जितना मेरा नॉलेज है, इस्लामाबाद और मैं इकट्ठे जवान हुए हैं इसलिए हम देखते रहते हैं लोगों को, रेपुटेशन भी वो कहते हैं ना, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी होती है, रेपुटेशन वाले लोग हैं, तगड़े हीरे जैसे लोग हैं कहा जा सकता है, फ्रॉम दी अवेलेबल लॉट कहा जा सकता है। अच्छा, यानी कि अभी भी आपको लगता है कि हीरे जैसे साफ शफाफ नहीं है, लेकिन बाकी पत्थरों के मुकाबले में हीरा लगता है। देखिए, वो एक हीरे के ऊपर वो पंजाबी का एक सिख शायर है, उसने कहा कि उतू वेखो ते हीरियां वांग चमकण विचू फोलो ते पत्थर दे नाल दे नहीं, और यारी लामदे ने यारी पालदे नहीं, लो मंगदे ने दीवे बालदे नहीं। पाकिस्तान में जिसमें एहतसाब के सारे इदारों ने 5 जजों के सामने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे कुछ नहीं होता, अब जिन लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई है, मैं समझता हूं कि उन पे रिजल्ट आने तक एतराजात नहीं करने चाहिए। इससे अच्छे नाम और आसमान से क्या आपको एतराजात हैं?
कानूनी एतराज़ आपको लगता है कि 6 के 6 लोग जो हैं ये अच्छा बेहतरीन काम करेंगे? और उसके तरीकाकार पे मुझे कोई एतराज नहीं है। तरीकाकार पे भी कोई एतराज नहीं, क्योंकि इस पर हमें बहुत से सवाल उठाने थे आपसे। जरूर उठाइए, मैं आई वुड लव टू आंसर। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि ये GIT बाइख्तियार होगी? टोटली बाइख्तियार है, और उसके इख्तियारात की पहली मिसाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तरह से हिस्सा है, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। मैं उसमें गया था बाकायदा वो करने के लिए, उसको फंड्स दिए हमने। जो जुडिशल एकेडमी है, जब मैं लॉ मिनिस्टर था तो जुडिशल एकेडमी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की निगरानी में चलती है, पूरे पाकिस्तान के जजेस की ट्रेनिंग का इदारा है। इसलिए उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से और सियासी जमातों से दूर उसको एक ऐसा मरकज दिया है जहां किसी और की रसाई नहीं हो सकती। ये पहली बात। दूसरा ये कि उनको साथ ये इख्तियार दिया है कि वो जाके, लेकिन उनका दफ्तर तो FIA में ही होगा। नहीं, उनका सारे का सारा जो काम होगा वो करेंगे वो जो पाकिस्तान जुडिशल एकेडमी है उसके अंदर। बाकी उनके अपने दफ्तर रहेंगे, दफ्तरों में वो जाएं ना जाएं उनकी मर्जी है, और टाइम उनके पास इतना कम है कि दफ्तरों वाला काम उनसे नहीं हो सकेगा। इस पे उनको तवज्जो देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। कौम सारी उनको देख रही है, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहा, 20 करोड़ लोगों की नजरें उन पर लगी हुई हैं। अच्छा, आपने कहा कि दफ्तरों वाला काम और टाइम बहुत कम है इस GIT के पास। यही सबसे बुनियादी सवाल है कि इतने कम टाइम में इतना टैक्टिकल, इतना कानूनी जो एक बखेड़ा है, क्या इसको समेटा जा सकता है? 100%। अच्छा, 100%। और उसका सबब है कानूनी बखेड़ा खत्म हो गया। कानूनी बखेड़ा उस वक्त था जब ये पनामा पेपर्स में शरीफ फैमिली का नाम आया, कानूनी बखेड़ा था। जब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की पिटीशन शुरू हुई तो कानूनी बखेड़ा आधा उस दिन खत्म हो गया, जिस दिन उन्होंने कहा जी सारा अल्लाह के फजलो करम से हमारा है, हमने कहा है। किसी ने कहा दादा का है, किसी ने कहा पोता का है, किसी ने कहा अब्बा का है, किसी ने कहा बेटे का है, किसी ने कहा तोहफे से आया, किसी ने कहा कतर से आया, किसी ने कहा खत से आया, किसी ने कहा अजीजिया से आया, किसी ने कहा जद्दा से आया, किसी ने कहा दुबई से आया। ऑल सेड एंड डन, उन्होंने मान ली इसकी मिल्कियत, कानूनी बखेड़ा हो गया खत्म। जिस चीज पे वो डटे रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने वो ये था कि मरियम नवाज का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो 13 सवालात हैं, उन 13 सवालात की रोशनी में किस किस का ताल्लुक है, वो एक जजमेंट का जो पोर्शन है 3 जज हजरात में से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीनों ने एक मुतफिका बात की हुई है, एक एडिशनल नोट लिखा है, जो इजाफी नोट लिखा है जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने। उसमें उन्होंने उसको कंक्लूड इस तरह से किया है कि अगर मेटल हिल कंपनी के अंदर से जो 54 करोड़ रुपए के ज्यादा तोहफे मिले बेटे की तरफ से या बेटों की तरफ से मिले पाकिस्तान के वजीर आजम को, उनकी तहकीकात की जाए, और अगर उनमें इनका इंटरेस्ट निकल आए तो फिर उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया आर्टिकल 62 का और 63 का। मैं यहाँ रुक जाता हूँ इसलिए कि फाइनल फैसला आना है। लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर है, जिस तरह आपने बेनिफिशियल ओनर की बात की और ये सवाल बहुत उठाया जा रहा है, तो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर जो है उसमें सिर्फ रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, 7 है एंड 8 है। अगरचे बाकी जजमेंट कहती है कि अगर किसी को भी जरूरत पड़े तो GIT बुला सकती है बाकी रिस्पोंडेंट्स में से भी, लेकिन ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर में रिस्पोंडेंट नंबर 6 का नाम ना होना, क्या ये आगे बहुत से मामलात को डिफाइन नहीं कर देता? नहीं, मैं समझता हूं कि इस जजमेंट के 3 हिस्से हैं। 2 जजेस ने तो पिटीशन अलाउ कर दिए, उन्होंने कहा कि वजीर आजम झूठे, उन्होंने कहा कि वजीर आजम बेईमान है, सादिक और अमीन ना होने। अच्छा, आप एक तो जजमेंट की तशरीह करने लगे हैं, तो जरा पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दे दिए हमें, मेरी ओपिनियन, कि 5 जजेस ने कोई झूठा नहीं कहा। इस पे आपका तबसरा भी चाहिए। मेरा तबसरा बड़ा सीधा है। जो शख्स सादिक को उसको कहते हैं, अरबी में सादिक का मतलब है सच्चा, जो सादिक नहीं रहा वो क्या हो गया? गैर सच्चा। उसका उर्दू तर्जमा कलमा मुरादफा नहीं, कलमा मुदादा है, कि उसका ऑपोजिट वर्ड क्या है? वो है झूठा, पहली बात। दूसरा जो उन्होंने कहा, ये मैं 2 जजेस की जजमेंट की जिसको लोग माइनॉरिटी व्यू कह रहे हैं, मैं दोनों पे तबसरा करूंगा। जो पूरी जजमेंट है 3 जजेस हजरात की जो जजमेंट है उसमें भी 2 हिस्से हैं, उधर भी मैं आता हूं। और जिसको कहा जाए ये इमानतदार नहीं है, वो कौन होता है? बेईमान होता है। और कौन होता है? इसके अलावा कोई उर्दू में लफ्ज नहीं है, मैं स्लैंग नहीं बोल रहा, मैं फुसहा अरबी है और फुसहा उर्दू, जिसको नस्तालीक कहते हैं। आप कोई भी उठा लें डिक्शनरी उर्दू की, और कोई भी उठा लें आप किताब उर्दू की, उसमें तर्जमा आपको यही मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई हो तो मैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए और सीखने के लिए तैयार हूं। जब ये कहा जाए कि बादियो नजर में सादिक और अमीन नहीं है, इसका मतलब है कि बादियो नजर में इस वक्त वाज़े तौर पे या बज़ाहिर ये नजर आ रहा है, लेकिन जब अंदर तहकीक करेंगे तो हो सकता है कि मामलात कुछ और। May I dare say this कि 2 जजेस ने कहा ये हमारा डिक्लेरेशन है,
कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। इख्तिलाफी नोट नहीं, 2 जजों की जजमेंट है। जब बैठे थे जस्टिस खोसा साहब तो उन्होंने आते ही ये कहा कि 5 जजेस ने अपना अपना फैसला लिखा। ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और मेरी तो सारी उम्र गुजर गई है, अब चौथा अशरा है मेरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और अदालतों में। एक पहलू इसका ये हो गया। अब दूसरे पहलू पे आइए कि जो दूसरी जजमेंट है उसके 2 हिस्से हैं। 2 जो जजेस हैं, जस्टिस शेख साहब और जस्टिस एजाज साहब, एजाज अफजल साहब की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने और तरह से बात की है और एडिशनल नोट में और तरह से बात की है जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डिफाइन करता है वो पाकिस्तान के आईन का आर्टिकल नंबर 189 है, 189। उसमें लिखा हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है किसी कानूनी पॉइंट पे या कानूनी पॉइंट डिसाइड करती है, मैं तर्जुमा कर रहा हूं उर्दू में, और या किसी कानूनी पॉइंट को वजह करती है, फैसला देती है उसको, या उसको वजह करती है, या उसको एक्सप्लेन करती है। ये जो 3 जजेस हैं उन्होंने तो अपनी जजमेंट इस पॉइंट के ऊपर रिजर्व रखी हुई है ना जी। उन्होंने कोई ये तो नहीं कहा कि पिटीशन झूठी है, उन्होंने ये तो नहीं कहा पिटीशन सच्ची है, उन्होंने ये भी नहीं कहा पिटीशन डिसमिस है, उन्होंने ये भी नहीं कहा पिटीशन कबूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जजमेंट, मैं पहले दिन से मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि टेक्निकली स्पीकिंग, लीगली स्पीकिंग, एज अ सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एज फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हु हैज अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, अब मेरी सारी जिंदगी इन्हीं किताबों के साथ है, तो वो उन्होंने अभी जजमेंट देनी है, इसलिए उसको जजमेंट ट्रीट करके उस पर तबसरा नहीं करना चाहिए। जो 2 जजेस का फैसला है उस पर फेयर कॉमेंट का, आपको जो तौहीन अदालत का कानून है वो भी, और सारी दुनिया में ये तरीका है कि जब जजमेंट आ जाए तो उसके ऊपर फेयर कमेंट किया जा सकता है। इंसिनुएशन नहीं होना चाहिए, उसको स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए, और आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाके उसके ऊपर उसको पॉलिटिकली एक्सपोज ना किया जाए। जो वहां पे रिमार्क्स है मैं उनको इस तरह से समझता हूं। ठीक, ये आपकी इंटरप्रिटेशन काफी कॉम्प्रिहेंसिव भी है और कहीं कहीं डिप्लोमेटिक भी है, क्योंकि ज़ाहिर है आप सियासी शख्सियत भी हैं, आप कानूनदान तो हैं लेकिन मंझे सियासतदान भी हैं, तो आपने बड़ा सेफली तशरीह कर दी है इस चीज की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो खुलकर कह दिया था कि एक लीडर, खैर इतना खुल के भी नहीं कहा था, लेकिन एक लीडर से मुराद कौन थे? आपकी क्या राय? एक लीडर से मुराद ये तो उनको मालूम है जिन्होंने ये ऑर्बिटर दिखा। आपने कौन से लीडर लिए या ऑब्जर्वेशन? मैं तो समझता हूं, मेरी नजर में तो सबसे पहले पंजाब का एक आउटलॉ मिनिस्टर है जिसको अपनी पार्टी के लोग कहते हैं वो कातिल है, और वो कहते हैं कि उसने बड़े बंदे मरवाए हुए हैं। फिर उसके बाद वो पंजाब के मिनिस्टर हैं जो फेडरल मिनिस्ट्रियों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने पहले दिन से कहा कि आंखें खोल के देखो, इस किताब के सफ़े मौजूद हैं, और वो सारा बड़ा खुल के कहने रहे। देखिए, ये जो पॉलिटिकल जस्टिस होता है, जिस तरह पॉलिटिकल इस्लाम का जब तस्करा होता है वेस्ट में, तो सारी दुनिया में एक लहर उठती है, तो इसमें भी ये हो नहीं सकता कि इतना बड़ा केस चल रहा हो तो कोई सियासी तबसरे ना हो। इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स वो सारे हैं जिन्होंने इस पे तबसरे किए हुए हैं, आप सबको ही शामिल कर लीजिएगा। लेकिन सबने तो नहीं कहा ना कि 5 जजेस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म झूठे हैं, कुछ 1, 2, 3 ने कहा ऐसी चीजें। तो 5 में से किसने कहा कि सच्चे हैं? किसी ने नहीं कहा। 3 की जजमेंट रिजर्व्ड है, 2 ने जजमेंट दी है। सादिक जो ना हो उसके लिए अरबी में लफ्ज है, कलमा मुरादफा मुझे याद आ गया, वो है काज़िम। लेकिन कहा गया जजमेंट है कि बादी नजर में नहीं लग रहा, अमीन ना हो उसके लिए लफ्ज है नजर में, फाइन नहीं लग रहा। नहीं, अब तो उनकी तो जजमेंट आ गई ना जी, 2 की, इसीलिए तो वो बैठे हुए नहीं। अगर उनकी जजमेंट ना होती तो इस बेंच का हिस्सा होते ना। इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो बना है वो उन और राइटली बना है कि उस फैसले की रोशनी में इम्प्लीमेंटेशन बेंच यही होना चाहिए था। इसलिए कि इन 3 जजेस हजरात ने अपनी जजमेंट अभी रिजर्व रखी हुई है, वो जजमेंट उन्होंने देनी है, उसका इंतजार करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। डॉक्टर बाबर आवान समझते हैं कि जजेस ने अपनी जजमेंट में कह दिया कि वज़ीर-ए-आज़म सादिक और अमीन नहीं रहे, तो उसका मतलब क्या होता है कि खैर सादिक है, ठीक है, आप उसके लिए कोई और लफ्ज इस्तेमाल ना करें। ये डॉक्टर बाबर आवान साहब की सोच है। एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर बाबर आवान से सवाल करेंगे कि मुल्क में जो एग्जिस्टिंग कवानीन मौजूद हैं, क्या वो JIT के लिए काफी हैं या मजीद कवानीन की जरूरत पड़ जाएगी? बात करेंगे एक ब्रेक बाद। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबर आवान साहब से, पानामा JIT, उसकी कानूनी उसमें रुकावटें क्या हो सकती हैं और कानूनी आसानियां क्या हो सकती हैं। अब चूंकि डॉक्टर साहब, पानामा JIT ने अपनी पहली रिपोर्ट 22 मई को देनी है और 6 जुलाई तक उसने अपना पूरा काम मुकम्मल कर लेना है 60 दिनों में। अब मुल्क में जो एग्जिस्टिंग कवानीन है
सीसीपी का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, नैब ऑर्डिनेंस का, FIA एक्ट का, क्या ये सफिशिएंट है कि GIT अपनी तहकीकात कर सके? बहुत काफी है। जी आपने इंट्रो में ये कहा था कि पीपुल्स पार्टी की तरफ से बिल गया पनामा इंक्वायरीज पे चाहिए, उसको कमेटी में मैंने और एतजाज साहब ने और फारूक ने, हम लोगों ने जोर लगा के वहाँ पुल थ्रू किया और फिर एक दफा उसको भेजा गया सेनेट में, दोबारा फिर हमने गवर्नमेंट को डिफीट किया फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर भी, सारी पार्टियां उसके साथ थी। लेकिन अब मेरा ख्याल ये है कि वो इनफ्रैक्चस हो गया बिल, इसलिए कि बात उनसे आगे चली गई है। पनामा केस के ऊपर इंक्विजिटोरियल JIT बना दी है जो एक फैक्ट फाइंडिंग करेगी और वो फैक्ट फाइंडिंग उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट देनी है, इसलिए वो तो पेस बिल्कुल सीधी हो गई। इसका एक पहलू, और इसका जो दूसरा पहलू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिंग टीम है इसके ऊपर ओवरसाइट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। 15 दिन में वो देखेंगे कि तसल्ली बख्श इनकी रफ्तार है, इत्मीनान बख्श, फैक्ट्स वो ओपन करें ना करें ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मर्जी है। मेरा ये ख्याल है कि साथ साथ फैक्ट ओपन करने से पंडोरा बॉक्सेस खुलेंगे। अगर मुझसे कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेगा तो मैं कहूंगा कि आखिर में जजमेंट देने के लिए तो इन फैक्ट्स को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, साथ साथ इनको इन कैमरा देखा जाए। आप कहते हैं कि हर 15 दिन के बाद जो रिपोर्ट आएगी पब्लिक नहीं होनी चाहिए? मैं नहीं समझता कि उसको पब्लिक किया जाए, इसलिए कि फिर लोग दौड़ पड़ते हैं। हमारे यहाँ जिस वक्त किसी अच्छे मेहमान ने आना हो तो जो मेहरबान है हमारे बिजली वाले, वो बिजली बंद कर देते हैं। आज भी आपके प्रोग्राम से पहले 3 दफा ऐसा हुआ है। और अब फिर आप पूछे साहब को, वो कहते हैं गैर एलानी लोड शेडिंग बंद हो गई है। आज की ट्वीट है, आज तो आपका सारा अमला गवाह है कि कितनी दफा यहाँ पे, हालांकि सैटरडे को मैं नहीं बैठता, आई एम हियर फॉर द शो, घर होता हूँ बच्चों से। जो असली इशू है वो ये है कि ये वक्त जो 13 सवालात हैं उनके जवाब क्या हैं। मैं आपको सारे सवालात यहाँ से शुरू होते हैं कि किस तरीके से हाउ डिड गर्ल्स स्टील मिल कम इनटू बीइंग। नंबर 1 इसका सवाल का जवाब गवर्नमेंट नहीं दे सकी पहले। दूसरा ये कि पैसे आपने कहां से कमाए, व्हाट लेड टू इट्स सेल, आपने बेची कैसे, और वो उसका जवाब भी नहीं दे सके, इसलिए वो बताते हैं ना कि किस तरह से बेची थी और किसको बेची थी, और ये वो सबूत है बेचने का, वो भी नहीं पेश कर सके। सर हम तो पहले सवाल का ही जवाब डिफाइन नहीं कर सके कि हाउ डिड गर्ल्स स्टील मिल कम इनटू बीइंग। सारे अच्छा ये शॉर्ट क्यों है, वो शॉर्ट है और बड़ा ही शार्प है, स्वीट नहीं मैं कहता, बड़ा शार्प है, शेख रशीद साहब कहते हैं बड़ा लीथल है। मैं 3 नए लफ्ज लाता हूं। अच्छा, ये शॉर्ट है, शार्प है और लीथल है। अच्छा इसलिए ये शॉर्ट है कि सारी एक्सरसाइज जो 127 दिन की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले की और उसके बाद 2 दफा ये दिन मिला के भी 129 दिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस एफर्ट में लगी हुई है, उसके दौरान और उनके वकील साहब ने तो बैठ के मीडिया पे कहा कि हमारे पास जो कुछ था हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो फिर क्या नया आना है जो तलाशी उन्होंने करनी है। अब तलाशी मुकम्मल हो चुकी है, अब तलाशी पे मबनी सवालात हैं जो शरीफ खानदान इनका जवाब देगा। शरीफ खानदान इस वक्त अमली तौर पे बंद गली में, जैसे आपने कहा ये वही 13 सवालात हैं जो डे 1 से सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या होगा, आपने खुद कहा कि शरीफ फैमिली कह चुकी है कि हमने तमाम तरह रिकॉर्ड दे दिया, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं। फर्क यह है कि 2 जजेस ने काफी समझा उनके वो जवाब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शरीफ फैमिली ने दिए, जजमेंट देने के लिए काफी मरियम साहिबा की भी बात आई थी, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। बेनिफिशियल ओनर की बात उन्होंने खुद लिख के मानी हुई है। उनके जो आखिरी वकील साहब थे उन्होंने कहा जी कि फरवरी से लेकर मई तक जो फ्लैट्स हैं उनकी बेनिफिशियल ओनर के फलाने पेपर्स जो थे वो मरियम के नाम थे, मरियम साहिबा के नाम थे। ट्रस्टी का था, देखिए ना प्रॉपर्टी है ना, बेरर सर्टिफिकेट्स दे, बेरर सर्टिफिकेट्स का भी आया बाकायदा, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, बेरर सर्टिफिकेट्स का आया। इसलिए देखिए ना, जिस हैसियत में भी कोई प्रॉपर्टी एक दिन के लिए मेरे नाम आई, मैं उस दिन के लिए तो मालिक हो गया ना। स्टीक अगर 50 साल की उस प्रॉपर्टी की है तो एक दिन का मालिक तो दरमियान में मैं हूं, और कानून नहीं कहता आप कितना अरसा मालिक रहे तो आपकी मिल्कियत एस्टेब्लिश होती है। जो ये आप सर वो एक्वायर तो शरीफ फैमिली के मुताबिक हसन एंड हुसैन नवाज साहब ने किए थे अपने सोर्सेज के तहत, और फिर दरमियान में मरियम नवाज साहिबा को ट्रस्टी बना दिया, जबकि पिटीशनर्स की प्ली ये थी कि मरियम नवाज साहिबा ने खरीदे हैं कहीं से। मैं आपकी इजाजत से इस सवाल का अगर जवाब ना दूं, वरना ये लीगल एडवाइस उनको मिल जानी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो रिपोर्ट आए, मेरी ये अपनी ओपिनियन है कि उसको खुफिया रहना चाहिए और वो जजेस को देखना चाहिए, ताकि फिर फाइनल जजमेंट में जिस तरह से पंजाबी कहते हैं और पवाड़े ना खुले इसमें से, और उसकी गलियां जो है वो ना दरियाफ्त हों। अच्छा, मैं नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन विच इज वेरी इंसाइसिव, उसका जवाब ये है कि ये 13 के 13 वो सवालात हैं जो 1300 दफा वहां पे नहीं, अगर तो 13 दर्जन दफा जरूर पूछे गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनका जवाब इनके पास नहीं है। अच्छा, अब नया जवाब ये क्या कर सकते हैं, इनका जवाब ये है कि ये सारा कतरी के लेटर के इर्द गिर्द घूमता है। कतरी लेटर तो किसी ने भी नहीं माना हुआ,
कतरी लेटर तो माना जाता है अगर, तो ये सवाल रिजेक्ट भी नहीं किया। 2 जजेस ने तो उठा के मारा ना जी उसको, कतरी लेटर को। जो 3 रहते हैं उन्होंने अपनी जजमेंट नहीं दी, क्या वो कतरी लेटर को मानेंगे? उन्होंने कहा मजीद देख लेते हैं कि ये मिथ है कि रियलिटी है। तो देख लें, अगर उसमें कोई रियलिटी होती तो वो खुल के सामने आ जाती ना। रियलिटी क्या है, पैसों की ट्रेल क्या है और पैसों का सोर्स क्या है, ये 2 रियलिटीज हैं जिनके गिर्द ये 13 सवालात घूमते हैं। पैसों का ट्रेल, आप लंदन कैसे आपने पैसे पहुंचाए, और इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये 2 सवाल हैं जिनके गिर्द ये 13 सवाल जो हैं, 11 इसमें से बच्चे निकल आए हैं। अच्छा, वो सारे के सारे, उनमें से सवाल सिर्फ 2 ही बनते हैं। इन दोनों सवालात का कोई जवाब वजीर आज़म अपनी पार्लियामेंट वाली तकरीर में नहीं दे सके। जो वो 2 सवाल क्या? पहला सवाल ये है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बता दीजिए। ठीक। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कौम को खिताब करते हुए कि जनाबे स्पीकर साहब, ये हैं वो वसाइल और दराए, वो वसाइल और दराए आप सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं कर सके, उनके पास कोई नहीं थे। उसके बाद कौम के साथ जो उन्होंने खिताब किया सरकारी टेलीविजन के ऊपर भी 2 दफा उन्होंने ये कहा कि हमारे पास मेरे और मेरे खानदान का, हमारे खानदान का और मेरा, मेरे और मेरे कारोबार का, ये लफ्ज है उनके, और ये कोई 1 दर्जन दफा उन्होंने इस्तेमाल किए। वो उन्होंने खुद अपने आप को इम्प्लीकेट किया, उन्होंने खुद ऑफर किया अपने आप को, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने खत लिखा, उन्होंने कहा कि आप तहकीक कीजिए। उन्होंने कौम से ये वादा किया 4 दफा कि मैं तहकीकात में पेश होने के लिए तैयार हूं। अब देखते हैं ना पेश होंगे वो जिस घड़े में वो सबूत हैं, अगर वो घड़ा ये ना कहें कि वो सोनी ले गई थी मियां वाल के साथ और जाते हुए वो घड़ा डूब गया था दरियाए चनाब में, और अगर घड़ा उनके पास है तो अब उसको खोले ना। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है डॉक्टर बाबर अवान साहब कि सुप्रीम कोर्ट कोई फोरेंसिक इदारा तो है नहीं। उन्होंने एक प्राइमा फेसी एनालाइज किए डॉक्यूमेंट्स, उनको लगा कि ये डॉक्यूमेंट्स की मजीद फोरेंसिक एग्जामिनिंग होनी चाहिए, एग्जामिनेशन होनी चाहिए, तो उन्होंने मुतल्लिका इदारों को भेज दिया। अगर मुतल्लिका इदारे उन्हीं एग्जिस्टिंग सबूतों पर फोरेंसिक एग्जामिनेशन करके समझें कि ये वैलिड हैं, तो फिर 4 हफ्ते का काम है। मैं आपको बता देता हूँ, 1 हफ्ता पाकिस्तान में, जहां से मैं बैंक की ब्रांच को भी, मैं लाहौर में, और मैं उसका पहला हिस्सा नहीं बोलता, बैंक का नाम है एजी ज्यूरिख, दूसरे हिस्से के नाम है, ठीक है, जहां पे ये सारी कहानी शुरू होती है। ठीक। एक पहलू से, मनी लॉन्ड्रिंग के एतबार से। ठीक। फिर काजी फैमिलीज में आती है। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेशन इतनी सी करनी है, क्या इनके पास उस दौरान इतने वसाइल थे? क्या 90s में नवाज शरीफ साहब ने 5000 रुपए दिया अपना इनकम टैक्स, उनके बच्चों ने टेडी पैसा नहीं दिया, या उन्होंने कुछ दिया हुआ है? एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल चला जाता है, कतर तो दरमियान में से निकल ही गया ना जी, कतर में तो कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं जो शहजादा मुअज्जम है, जिन्होंने मार मार के अपना सारा हमारा गुस्सा जो परिंदों पे हमारे निकाल दिया, और उन्होंने ढेर लगा दिए मारे हुए परिंदों के, और फिर उसकी फोटोएं छपती रही। शहजादा मुअज्जम ये समझते हैं कि उनके ख्याल के मुताबिक गालिबन, उन्होंने कोई नहीं कहा कि ये सबूत है उसका और ये सारी डील है और ये उसका कागज है। ये फिर कतर की गवर्नमेंट ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज, कतर की गवर्नमेंट ने इसको ओन नहीं किया। उन्होंने कहा ये उनका जाती खत है, यानी एक प्राइवेट आदमी जो एक शहरी है उसकी हैसियत कोई भी हो। स्टेट टू स्टेट बिजनेस तो था भी नहीं, ये 2 खानदानों के दरमियान बिजनेस हो रहा था। जरा कतर पे रुक जाएं 1 मिनट के लिए, कतर से आगे जरा बाद में घोड़े ऊंट बाद में ले जाते हैं, क्योंकि ब्रेक लेनी है, लेते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे डॉक्टर बाबर अवान से बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन कानूनी पहलुओं के हवाले से कि क्या सबूत सामने आ सकते हैं पनामा GIT के। विल टॉक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबर अवान से कि पनामा की GIT मुख्तलिफ जगहों पर जाकर किस तरह से सबूत और मवाद इकट्ठे कर सकती है। कतर तक हम पहुंच गए थे। कतर में वो कोई सबूत अगर दे सकें, देखिए ना, खत कोई सबूत नहीं है, खत एडमिसिबल नहीं है। एक केस है, रिपोर्टेड केस है, इसहाक डार नहीं, वो है शायद नबी मलिक वर्सेस इसहाक डार, शायद नबी मलिक वर्सेस इसहाक डार। इसहाक डार साहब के हक में नवाज शरीफ साहब ने पहले भी एफिडेविट दिया था, कतरी खत का आइडिया मेरे ख्याल में वहीं से आया, और उसको लाहौर हाई कोर्ट ने पहले और फिर बाद में आखिर ऊपर जाके भी वो मुस्तरद हो गया। उसमें कहा गया कि जब तक जो एफिडेविट देने वाला है एडवर्सोरियल पार्टी, दूसरी पार्टी, उसको मौका ना मिले कि उस पर जरा करे, तो शहजादा मुअज्जम क्या आएंगे तफ्तीश में और फिर कहेंगे कि लेकिन GIT में तो जरा भी नहीं होनी, जरा होनी है ना जी। 6 बंदे बैठे हैं, उन्होंने क्या पूछना है? उन्होंने इंटरव्यू करना है, पूरा क्वेश्चनर रखना है सामने और कहना है इसका क्या सबूत है, इसका क्या सबूत है, इसका। जरा वहां पे वकील नहीं जाएंगे, लेकिन वहां जो बैठे हुए एक्सपर्ट्स हैं वो जरा ही तो करेंगे।
के लिए किसी वकील की वो खिदमात भी ले सकते हैं कि सामने खड़ा ना हो बेशक, वो उससे जरा करवा के तैयार फिर वो कर सकते हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रास्ता खुला रखा है, उन्होंने कहा फॉरेन एक्सपर्ट्स आप बुला सकते हैं। कौन कौन से? फोरेंसिक, आपने सही कहा, फोरेंसिक एक्सपर्ट फॉरेन से लिया जा सकता है। अच्छा, यूरोपियन मनी लॉन्ड्रिंग का एक्सपर्ट फॉरेन से लिया जा सकता है। यूके के अंदर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड जितने भी कवानीन है उनका एक्सपर्ट लिया जा सकता है। मिसाल के तौर पे यही सवाल मैं आपसे करना चाहती थी, मिसाल के तौर पे कतरी खत की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करनी है या उससे जुड़ी कुछ मजीद डिटेल्स मांगनी है, शरीक फैमिली की तरफ से लेट्स सपोज मौकफ आता है कि इस कतरी खत से जुड़ी हमारे पास मजीद कोई दस्तावेजात नहीं है, तो फिर JIT किस तरह किन कवानीन के तहत कतर में किसी एक्सपर्ट की खिदमत हासिल की है या एक्सपर्ट्स की? The moment they say that other than his Qatari letter there is no other proof, there is no other proof. कतरी लेटर इनएडमिसिबल है। लेटर की कैफियत इस तरह से, मैं आसान ताकि लोग आपके देखने वाले शो को समझ सकें। फर्ज करें मैंने किसी को खत लिखा, या फर्ज करें कि मुझे इन साहब ने एक खत लिखा, वो खत मेरी जेब में पड़ा हुआ है, ठीक है। खत की एग्जिस्टेंस या लिखना ये एक फैक्ट है। दो फैक्ट हैं जो अदालत से मुतल्लिक़ हैं या कानून से मुतल्लिक़ हैं। पहला ये कि इसकी प्रोडक्शन किस तरह से होगी, ये खत पेश कौन करेगा। कतरी आएगा तो कहेगा ना मेरा खत है, कतरी आएगा तो कहेगा ना मेरे दस्तखत हैं, कतरी आएगा तो कहेगा ना मेरे टाइपराइटर। तलब कर सकती है। एक JIT बुला भी सकती है, लेकिन अगर वो ना बुलाएं तो वो आ भी सकते हैं। ये दोनों सूरतें मैं ओपन कर देता हूं सारी बहस के, वो दोनों सूरतें मौजूद हैं। अच्छा, अब आ जाइए जो अगला सवाल है कानून में कि क्या डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है या नहीं है। ये दूसरी बात होती है। एग्जिस्टेंस खत की कि मेरी जेब में पड़ा हुआ, ये और बात है। वो जो खत है वो मैंने लिखा है, मुझे जाके कहना पड़ेगा, या मुझे जिसने लिखा है वो आके कहेगा मैंने इसको लिखा। और तीसरा ये कि अदालत क्या इसको काबिल अदखाल मुकदमा बनाएगी, ये तीसरा सवाल है। ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, JIT ने नहीं करना। इसलिए कतरी खत तो मैं समझता हूं कि इंतहाई एब्सर्ड आइडिया था और दो जजेस ने राइटली उसको रिजेक्ट किया, बाकियों ने भी उसको नहीं माना। और ये अगर हो जाए तो फिर हर आदमी जो मनी लॉन्ड्रिंग करेगा वो एक खत ले आएगा। कल आपको पता लगेगा कि किसी के पास अगर कोई ये कहे कि डियाना ने मुझे खत दिया हुआ है, तो आप दुनिया में नहीं रही, तो आप ऊपर चले जाइए, जाके पूछ आइएगा। डॉक्टर हसनात के पास काफी खत है, लिख डियाना के। वो तो हेरिड वालों के पास भी होंगे, लेकिन ये एक मजाक हो जाएगा। ये बात कहीं और जा रही है। लेकिन आपकी बात से एक बड़ा जबरदस्त सवाल वो उठता है कि JIT के पास एक मैंडेट ये है कि कतरी खत को डिटरमिन करे कि मिथ है कि रियलिटी है। ये डिटरमिनेशन JIT किस तरह करेगी? बस सीधी बात ये है कि वो इनसे पूछेगी कि इसका सबूत दे दें, कोई आपके पास है खत के अलावा कुछ है। वो अगर कहते हैं है तो वो पेश हो जाएगा, और गालिब इम्कान यही है जो उनके वकला ने कहा है, वो दुरुस्त कहा है कि उनके पास कुछ नहीं है। अब यहाँ से चले जाइए दूसरा, दुबई में जो सेल परचेज, उसके जो कर्जे, अदायगी, लॉस और प्रॉफिट, वो तो दुबई से मिल सकता है। अच्छा, उसमें भी जो ओनस है, जो कहते थे ना कि ये बारे सबूत किस पे, अब तो बारे सबूत सिर्फ शरीफ खानदान पे, दूसरे तो सारे निकल गए। बड़ा सीधा हो गया, बड़ा सीधा हो गया, एक ही हो गया। इसके बाद आप चलिए जद्दा और उसके बाद अजीजिया, जाहिर है वो भी सबूत उन्होंने नहीं देने ना। जो सुरूर पैलेस में कैफो सुरूर की हालत में 10 साल गुजार के उन्होंने सबूत देने। उसके बाद ये किस तरह से ये पैसे लंदन कैसे गए? 7 समंदर पार जाते हैं, 7 समंदर पार जाते हैं लंदन। जाहिर है लंदन में सबसे खतरनाक, यूरोपियन यूनियन में सबसे खतरनाक, अमेरिका, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में सबसे खतरनाक जिस जुर्म को समझा जाता है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। उसका सबब है मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे 2 जगह पे इस्तेमाल होते हैं। एक तो होते हैं टेररिज्म को फंड करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे इस्तेमाल होते हैं। जायज कमाई वैसे लोग नहीं दे सकते इतने पैसे जितना ह्यूज चाहिए होता है किसी जगह, अगर कोई मूवमेंट किसी गवर्नमेंट के खिलाफ चल रही है या कोई और तरह की मूवमेंट, जिस तरह इस वक्त दुनिया में बेशुमार नॉन स्टेट एक्टर्स की मूवमेंट्स हैं। और दूसरा, ये सारा का सारा पैसा जो जिस मुल्क से लूटा जाता है ना उसके खिलाफ इस्तेमाल होता है बेसिकली। फर्ज करें कि नवाज शरीफ साहब और बाकी अपना बिजनेस कल कहते हैं हम बंद करते हैं, सारा हम पाकिस्तान में आते हैं, मौज लग जाएगी लोगों की, यहाँ पे यूनिट लगेंगे। एक वीडियो वायरल है, आप देखिएगा जरूर सोशल मीडिया पे, कि एक हमारा पश्तून है, वो खड़ा होकर कह रहा है कि अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूं कि ये इनकी जद्दा वाली फैक्ट्री है, इसमें एक पाकिस्तानी भी काम नहीं करता, इंडियन काम करते हैं और फलाने काम करते हैं, ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है उसमें, नहीं होती। मैं कहता हूं कि ऑथेंटिसिटी की बात तब ये सवाल आएगा जब ये कहेंगे कि हमने इतने लोग फलां जगह से भर्ती किए हुए हैं। सारी दुनिया में जो किराए के फौजी भर्ती होने की खबरें तो आती रहती हैं हमारी, कभी ये भी खबर आ जाए ना
कि इन्होंने जो लंदन में इनकी जायदादें हैं जो पैनामा से पकड़ी गई हैं, उनको पाकिस्तानियों को क्या फायदा? वो फायदा तब होगा जब पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम बिजनेस में ये पैसे आके पाकिस्तान के अंदर लगेंगे। अब ये सवाल बड़े शॉर्ट हैं और सवाल बड़े लीथल हैं, ये और शार्प भी हैं और बहुत शार्प सवाल आते हैं, इसलिए इनके जवाबात मैं नहीं देना चाहता। ये जवाबात नवाज शरीफ साहब ने देने, उन्होंने वादा किया हुआ मुझसे भी, आपसे, पूरी कौम से, कि इनके पास सारे जवाब मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब को एक और मौका मिल गया और 60 दिन मिले हैं, जितना मर्जी वो सोचें, जलसों में हलकान होने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों ने जो एक एक मील लंबी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने तरक्याती काम बड़े तेज कर दिए हैं। आज उन्होंने इस्लामाबाद में, आप जाएंगे ना इस्लामाबाद एयरपोर्ट, तो मेट्रो आपके लिए तैयार खड़ी होगी। देखिए, जो उनके अपने तरक्याती काम है वो बड़े तेज है। सरिया कहां से आ रहा है सबको पता है, अपने तरक्याती काम ना। अच्छा, आप जाती बिजनेस के जाहिर है, और क्या है। जाती बिजनेस ही है जो जनरल को लेके आता है, जाती बिजनेस ही है जिसके लिए नहीं। वज़ीर-ए-आज़म साहब और पंजाब के वज़ीर आला साहब अपने आप को अलग कर चुके हैं खानदानी बिजनेस से। ये साल का नहीं, सदी का मजाक है पड़ा, और ये उसी तरह का मजाक है जिस तरह वो करप्शन के खिलाफ तकरीरें कर रहे होते हैं। वो उसी तरह का मजाक है जिस तरह से हमारे मेरे पसंदीदा वज़ीर आला जो पंजाब के हैं वो खड़े होकर कह रहे होते हैं कि मैंने पैसे बचा दिए सारे कौम सब बचा दिए, फिर आपके माइक को मुक्का मारते हैं, फिर लात मारते हैं एक दूसरे माइक। वो कहते हैं कि जरदारी साहब करप्शन के खिलाफ बात करें तो कुर्बे क़यामत की निशानी है। पढ़ो ना, कितने हो, जाओ ना। अब आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसका भी जवाब दिया है। पेट फाड़ो ना, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसका भी, रस्सा निकालो ना, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसका भी जवाब दिया। जिरगे क्यों बेचते हो? वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम पुराने दौर के करप्शन स्कैंडल्स की तहकीकात करने में लग जाएं तो फिर तरक्याती काम नहीं कर सकते। नहीं, वो उन्होंने नहीं कहा, उसके बारे में नहीं कहा जिसकी तरफ मैं और आप इशारा कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। उन्होंने अपना कहा है कि हमारे अगर पुराने केस खुल गए तो अपनी तरक्की हमारी रुक जाएगी, ये उन्होंने। तो आप तशरीह फिर वो सुप्रीम कोर्ट वाले अल्फाज में शायद गलत कर रहे होंगे, लेकिन बहरहाल डॉक्टर बाबर साहब से दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक वी विल कंटिन्यू, स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबर अवान से पानामा केस के हवाले से। डॉक्टर साहब, पानामा केस पे पॉलिटिकल डिवाइड हो वो तो समझ में आती है, लेकिन लीगल डिवाइड भी हो गई है। जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो डिवाइड हो गई है। कल पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक इजलास किया अपनी स्ट्रैटेजी के लिए, उसको आज दूसरे ग्रुप ने बिल्कुल फारिग कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम उसको एंडोर्स नहीं करते। कोई तहरीक चलेगी लॉयर्स की? जो ग्राउंड के ऊपर जो तंजीमें है ना वो बार एसोसिएशन है। ठीक। जो बार काउंसिल होती हैं वो हमारे रेगुलेटर के लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, और तादीबी कार्रवाई हो अगर कोई शिकायत सुन सकते हैं। उनका इस तरह से काम है, कवानीन बनाते हैं किस तरह से चलना चाहिए। बार एसोसिएशंस असर फील्ड पे काम करती हैं। जो बड़ी सबसे बड़ी पाकिस्तान में बार एसोसिएशन है वो दो हैं। एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसने कहा है नवाज शरीफ इस्तीफा दें, इसलिए कि मेरे कागजों में तो 20 अप्रैल के बाद नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। इसी तरह से लाहौर है, वो दूसरी बड़ी बार एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट के बाद, उसने भी कह दिया है कि वो इस्तीफा दें। बेशुमार दूसरी बारें वो भी कह रही हैं कि इस्तीफा दे। तो इसलिए जो इसको जक्स्टापोज करें आप पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ, जो रेगुलेटर है उनकी अक्सरियत का ये ख्याल है कि इसको अभी ना शुरू किया जाए। उन्होंने ना नहीं की, जो मैंने पढ़ा, मेरी बात भी हुई है वकीलों से। और लेकिन पहले उनका स्टैंस कुछ और था, अब कल ही उनका स्टैंस बदला है। मैं तो बड़ी सीधी बात कहने लगा हूं, वकील ऐसा तबका है जो जब जजमेंट एक दो जजों की मौजूदगी में, वो कोई वकील ये नहीं कह सकता खड़ा होके कि इस किस्म का शख्स पाकिस्तान का वजीर आज़म होना चाहिए और उसको रहना चाहिए। मैं तो समझता हूं नाजायज कब्जा है इस वक्त एक शख्स का जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं 20 तारीख से। इसलिए ये बड़ी पॉपुलर मूवमेंट होगी, बड़ी पावरफुल मूवमेंट होगी। लॉयर्स की मूवमेंट चल सकती है पानामा केस पे वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए। वेरी पावरफुल मूवमेंट। अच्छा, मैं अब आपको तकसीम बता देता हूं थोड़ी सी। तकसीम ये है कि जो पार्टियां जिनकी फॉलोइंग है ना बार एसोसिएशंस में, मोस्टली वकील हम जिस मर्जी पार्टी से हों, जब बार कहती है हड़ताल करो हम करते हैं, वो कहती है कि लड़ो हुकूमत के साथ हम लड़ते हैं और लड़ेंगे अभी इंशाल्लाह। जो सबसे ज्यादा पुरानी इंट्रेंच्ड पार्टी पीपल्स पार्टी, उसकी बड़ी फॉलोइंग वकीलों में, पीटीआई की बड़ी फॉलोइंग वकीलों में, जमात इस्लामी की बड़ी फॉलोइंग वकीलों में। एरिया स्पेसिफिक में आप जाएं तो फिर एएनपी भी है, और फिर आपको
किसी जगह MQM भी नजर आती है, लेकिन बड़ी पार्टियां यही हैं। इनमें से मौलाना फजल रहमान साहब के भी लोग हैं। जो मौलाना फजल रहमान है वो तो गवर्नमेंट में है, जो एक दो और हैं वो आधे गवर्नमेंट में तरीके से प्रॉक्सी करके गवर्नमेंट में है, या किसी का ये मसला भी हो सकता है कि इमरान खान को इसका फायदा ना पहुंच जाए या पीपल्स पार्टी को ना पहुंच जाए, इस तरह से। लेकिन ये सारी की सारी पार्टियां इस बात पे मुत्तफिक हैं, सिवाय गवर्नमेंट की अलाइड पार्टीज के, जिनका बहुत एरिया स्पेसिफिक छोटा सा असर और रसूख है, वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि वजीर आजम नायल हो गए और उनको इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए ये कॉल कामयाब होगी। अच्छा, इन शॉर्टली आप समझते हैं कि तहरीक चलेगी भी पनामा केस से वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए जोरदार चलेगी और कामयाब भी होगी जोरदार। और ये 20 मई के बाद इसका डिसीजन होगा? जी हाँ, वो मैंने तो आज अपने कल से दोस्त मेरे साथ लगे हुए थे, मैं और मेरे जो दोस्त और मेहरबान और फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में वकीलों में, मैं सबसे आपके शो के जरिए से कह रहा हूँ कि हम सारे भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे, इसको बैक करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि 20 को आप वकीलों का एक और कन्वेंशन है और 22 को ही पहली रिपोर्ट भी सबमिट होनी है। कन्वेंशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन कन्वेंशन से पहले भी जो लोग इस्तीफे का मुतालबा करेंगे, मैं उनके साथ हूँ, मेरे दोस्त और हमारा ग्रुप उनके साथ है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर रवान साहब, आज प्रोग्राम के लिए खासतौर पर वक्त देने, तफसील से आपने पनामा के मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर रोशनी डाली। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आई सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।